बाज लोगों की किस्मत में किस्मत की लकीर तक नहीं होती। हमारे पैदा होते ही एक और चीज भी जन्म लेती है और वो है और जीने की ख्वाहिश। हाथों की सिलवटें बायोलॉजिकल हिस्ट्री तो हो सकती है, कितने बच्चे पैदा होंगे और हार्ट ब्रेक्स होंगे ये नहीं पता। एक बच्चा माँ के पेट में लाखों बार नाजुक सी मुट्ठी बंद करता और खोलता है जिससे हाथ पर सिलवटें पड़ती हैं। हमारी चॉइसेस तो मुस्तकबिल तय कर सकती हैं, फीचर्स की फ्लेक्सिंग नहीं कि जो जितना चर्ब जुबान है वो उतना ही अच्छा दस्त शनास और पामिस्ट्री है, क्योंकि एक भी एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा प्रोड्यूस पामिस्ट्री नहीं कर सकती और ना कर सकती। सुना है अब भी मेरे हाथ की लकीरों में नजूमियों को मुकद्दर दिखाई देता है। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल राइज। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से -8 मंथ्स के थे, -8 महीनों के थे, तो आपको फीटस कहते थे। ये करीब करीब वही वक्त था जब शिकमे मादर में आपके हाथ बनना शुरू हुए थे। इसकी तरतीब कुछ यूं थी कि पहले हाथ एक छोटे से लिम्ब की, एक उज़्व की शक्ल में थे, फिर इनके टिश्यूज बनना शुरू हुए, टिश्यूज का साइज बढ़ता चला गया और इस मरहले में साथ साथ ही पैरेलल ही इनमें टेंडन्स यानी सख्त किस्म के मसल्स जो टिश्यूज को हड्डियों से जोड़ते हैं वो बने और इनके अंदर पतली पतली हड्डियां भी बनती चली गई। जब ये सब हो रहा था तो आप यानी ज़ात के फीटस अपने बाकी जिस्म की तरह हाथों को मुसलसल हिला जुला रहे थे, फ्लेक्सिंग कर रहे थे, मुट्ठियां खोल रहे थे और बंद कर रहे थे। एक जिस्म में जिंदगी उतर रही थी। बायोलॉजिस्ट्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक एक नॉर्मल फीटस माँ के पेट में 9वें से 12वें हफ्ते में हजारों बार हाथों को फ्लेक्स करता है, खोलता है और बंद करता है। इसी फ्लेक्सिंग के दौरान आपके हैंड टिश्यूज स्टेप बाय स्टेप बन रहे होते हैं और ये फैसला कि टिश्यूज, हाथ के टिश्यूज और बाकी बॉडी के भी कितने थिक होंगे या थिन होंगे, कितने ताकतवर होंगे, भारी होंगे या पतले होंगे, इसका फैसला जीन्स करते हैं आपके। इसके बाद अगले 3 माह तक फीटस के हाथ यानी उस बच्चे के हाथ एक मुकम्मल शक्ल इख्तियार करने के दौरान कम अज कम लाखों बार, जी हाँ लाखों बार खुलते और बंद होते हैं। इस रेपिटिशन से, इस बार बार के अमल से नाजुक सी हथेली पर मुसलसल सिलवटें बनती रहती हैं, टेंशन पॉइंट्स मुसलसल बनते और फैलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी भी कागज या कपड़े को आप बार बार किसी करवट पर मोड़ें तो तहें, क्रीजेस, सिलवटें, लकीरें बनती हैं। इसी तरह हथेली पर भी सिलवटें और लकीरें बनती रहती हैं इस फ्लेक्सिंग से। ये वही लकीरें हैं जिन्हें शायर लोग जैसे ये कतील शिफाई साहब ने कहा था कि अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा तू नसीब अपना बना ले मुझको। तो ये शायराना अंदाज में जो कहा वो यही लकीरें बन रही होती हैं। अब यहाँ क्यूरियस माइंड्स आपके जहन में 2 सवालात, 2 क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए। पहला ये कि आखिर हर जिनीन, हर फीटस फ्लेक्सिंग क्यों करता रहता है, मुट्ठियों को भेंचने का अमल क्यों जारी रखता है, इनको खोलने और बंद करने का अमल क्यों दोहराता रहता है। इसे किसी दंगल में तो जाना नहीं कि ये एक्सरसाइज कर रहा हो। दूसरा सवाल ये कि अगर सभी फीटस माँ के पेट में फ्लेक्सिंग करते हैं, मुट्ठियां भेंचते और खोलते हैं, तो फिर सभी के हाथों पर एक ही जैसी लकीरें क्यों नहीं होती, जबकि यह आम मुशाहिदा है कि हर हाथ में लकीरें मुख्तलिफ होती हैं, ऐसा क्यों? अगर आपके जहन में दोस्तों ये दोनों सवालात उठे हैं तो पहले तो शाबाश, और दूसरी बात ये कि इन दोनों का जवाब बहुत सादा है। पहला सवाल कि आखिर फीटस लाखों बार, दसियों हजारों बार फ्लेक्सिंग करता क्यों है, मुट्ठियां भेंचता और खोलता क्यों है, इसका जवाब एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ये है कि फीटस का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो पहले बन चुके होते हैं वो मुसलसल नर्व सिग्नल्स जारी करते रहते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते रहते हैं, जिससे पूरे जिस्म में एक हरकत जारी रहती है। हर बॉडी पार्ट की फ्लेक्सिंग और मूवमेंट मुसलसल होती रहती है, क्योंकि यही तो जिंदगी की निशानी है, वरना तो वो एक मुर्दा बच्चा होगा या फिर कुछ देर के लिए सोया हुआ बच्चा होगा। इसकी मुसलसल हरकत ही इसके नर्वस सिस्टम के काम का सबसे बड़ा सबूत है। आखिर फीटस एक छोटे से स्विमिंग पूल में तैर ही तो रहा होता है, जिसके लिए जाहिर है हाथ पाँव का हरकत करना बहुत जरूरी है। ये है इस सवाल का जवाब कि हाथ दसियों हजारों बार, लाखों बार क्यों खुलते और बंद होते हैं। अब दूसरा सवाल कि अगर तमाम फीटसेस, बेबीज मूवमेंट करते हैं, सभी के हाथ फ्लेक्सिंग करते हैं, तो फिर सभी की लकीरें एक ही जैसी क्यों नहीं? कुछ कहेंगे, कुछ दोस्त कहेंगे जो केमिस्ट्री को एक इल्म समझते हैं, वो कहेंगे कि देखा सभी की लकीरें यहाँ मुख्तलिफ हो रही हैं क्योंकि किस्मत लिखी जा रही है। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है।
लकीरें इसलिए सबकी मुख्तलिफ होती हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन, इंसानी इर्तिका इसी तरह हुआ है ज़िंदगी का कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स खुद को 100% एक ही तरह रिपीट नहीं कर पाते। हर मर्तबा रैंडमली कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं, जैसा कि किसी फिटस का हाथ कितनी बार फ्लेक्स करेगा, कितनी ताकत से मुट्ठी भेंची जाएगी और खुलेगी, और इसके टिश्यूज़, हाथ के टिश्यूज़ की थिकनेस और थिननेस क्या है, हाथ का साइज़ क्या होगा, बॉडी की इलास्टिसिटी क्या है, बॉडी को प्रोटीन कितनी मिल रही है और फैट्स कितनी हैं, और हाथ का स्ट्रक्चर क्या है, और कितनी बार ये हाथ चेहरे की जानिब जा रहा है या कार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जहाँ से इसको खुराक पहुँच रही है। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो हाथ की लकीरों को मुख्तलिफ बेढंगे बेमानी ज़ाविये देते चले जाते हैं। एक दफ़ा फिर दोस्तों आप याद कर लें कि हाथ बनने के मरहले के दौरान फीटस दिन में 4 से कम अज़ कम 4-5 हज़ार बार मुट्ठी बंद करता और खोलता है एक ख़ास मरहले में। ये मुख्तलिफ नंबर्स भी कि कितनी बार मुट्ठी भंची गई है, ये हाथ की लकीरों की गहराई और चौड़ाई और इनका साइज़ तय करते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये और इस तरह के कई फैक्टर्स जिनका ताल्लुक खालिस्तन हेल्थ के साथ है, बायोलॉजी और जीन्स के साथ है, ये फैक्टर्स रैंडमली एक्सीडेंटली तय कर रहे होते हैं कि हमारे हाथों पर लकीरें, सिलवटें किस तरह की बनेंगी, क्रीजेस कैसी होंगी। यानी हाथों के हिलने जुलने और खुलने बंद होने से हमारी किस्मत नहीं लिखी जा रही होती, बल्कि हेल्थ रिकॉर्ड ऑटोमेटिक मेंटेन हो रहा होता है कि हम कितनी हरकत करते रहे हैं माँ के पेट में। एक अच्छा स्पेशलिस्ट एक बच्चे के पैदा होते ही उसका हाथ देखकर इसकी इब्तदाई सेहत से मुतालिक कुछ ज़रूरी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि हाथ पर सब कुछ नक्श हो चुका होता है, उसकी हेल्थ का एक बड़ा हिस्सा। मगर इस पर शादियाँ उसकी बच्चे की कितनी होंगी, तलाक़ें कितनी होंगी, बैरून मुल्क दौरे वो कितने करेगा, इसके बच्चे कितने होंगे, उसका दिल कितनी बार टूटेगा या वो तोड़ेगा, ये सब इस पर नहीं लिखा होता, क्योंकि ये सेहत का हाल है, किस्मत का नहीं। मगर दोस्तों एक हकीकत यह है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही एक और चीज़ भी जन्म लेती है, और वो है और जीने की ख्वाहिश। ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई चुभन, कोई घुटन, कोई मुसीबत, गुर्बत, गदाई या जुदाई ना आए। अब देखिए नेचर में तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं कि यहाँ सब कुछ हमेशा ठीक से हो, हमेशा जस्टिस और इंसाफ हो। कुदरत ने तो वक्त के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ दी है, और वो है हैरतें, सरप्राइजेस। हसीन या बदतरीन दोनों किस्म के इत्तफाकात का नेचर ने वादा किया है, इंसाफ का और सब अच्छा होने का नहीं। अब जब नेचर ने सब अच्छे का वादा नहीं किया, तो इस खाली वादे वाली जगह पर हमारे यहाँ एक खुश ख्वाब, एक सूडो साइंटिस्ट आकर खड़ा हो जाता है, जिसे पामिस्ट कहते हैं। क्यूरियस फेलोज, जो अभी चंद मिनट में हमने आपको हाथों की लकीरें बनने की बायोलॉजिकल कहानी सुनाई, ये एक रैशनल, एक साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्चुअल स्टोरी है। ये उन फैक्ट्स को जमा करके बनाई गई है जिनका एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है। एम्पिरिकल एविडेंस वो सबूत होता है जो मुशाहदे, तजुर्बे और उसके नतीजे से जो डाटा मिलता है उससे हासिल होता है। इसे बार बार टेस्ट किया जा सकता है और हर बार इसका एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा, इसलिए तो ये एविडेंस है। अलास्का में आधे साल की सर्दियों में और अंधेरों में इसको चेक कर लीजिए, सहारा डेजर्ट के कदीम शहर टिम्बकटू की दहकती गर्मी में इसे चेक कर लीजिए, चाहे स्कर्दू की खपलो वैली में आप इसे ले जाएं, हर जगह एक बेबी फीटस ऐसे ही मुख्तलिफ मराहल से गुजरेगा, और हर जगह हाथ की लकीरें इसी मरहले से गुजर के बनेंगी और इसकी इब्तदाई सेहत का, उस बच्चे की इब्तदाई सेहत का पता देंगी। कितनी जगह ये नौकरियां करेगा, कितने बिजनेस फ्लॉप होंगे, ये नहीं बताएंगी। पामिस्ट्री को साइंस कहने वाले आज तक एक भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा नहीं दे सके जो इनकी लॉजिक और इनका इल्म, सो कॉल्ड इल्म जो फन है बेसिकली, उसको साबित कर सके। ऐसा सबूत जिसमें बचपन में कुछ लोगों के हाथों के प्रिंट लेकर इनकी सेहत, ज़िंदगी या दिल के बारे में या इनके मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता दिया गया हो, लिख दिया गया हो, फिर 20-30 साल बाद दोबारा रिजल्ट्स उन लोगों की ज़िंदगी के चेक करके मैच किए हों और बताया गया हो कि देखिए हमारे पास एक साइंस है और ये साइंस के तमाम नताइज दुरुस्त साबित हुए हैं। ऐसा पामिस्ट्स ने, पामिस्ट्री वालों ने कभी नहीं किया। इसीलिए पामिस्ट्री को आज तक एम्पिरिकली वैलिड नहीं माना जाता, जैसे कि ये फैक्ट्स के, ये एविडेंसेस के 100 डिग्री पर पानी उबलेगा चाहे आप कहीं भी उबाल लें, और 27.3 दिन में 27.3 डेज में चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है। आप किसी भी महीने में चेक कर लें, कहीं से भी चेक कर लें, ये वक्त
7.3 डेज ही आएगा कम बेश। ये दोनों बातें एम्पिरिकली वैलिड हैं, प्रूफ हैं। मगर पमिस्ट्री एक भी, जी हाँ, एक भी ऐसा एम्पिरिकल एविडेंस आज तक प्रोड्यूस नहीं कर सकी कि अपनी 4 बुनियादी लाइंस ही की कोई एक पैमाइश या एक शक्ल तय कर लें और वो शक्ल पूरी दुनिया में हर जगह हर हाथ पर टेस्ट हो सके। वही तो फिर इल्म होगा, वरना तो ये एक सूडो साइंस, एक फन ही है। जैसे फन खिताबत है उस तरह, खुशखबरी सुनाने का फन है उस तरह। आप देखिए कि हाथ की 4 लाइंस, बुनियादी लाइंस, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होती हैं पमिस्ट्री में। एक अंगूठे के साथ ये लाइफ लाइन हथेली में जो है, और उसके बाद 4 उंगलियों के नीचे ये दिल की लाइन, दरमियान में हेड लाइन दिमाग की लकीर, और ये सेंटर में ऊपर को जाती हुई फेट लाइन किस्मत की लकीर। सबसे पहले अंगूठे के नीचे की सिलवट, जिसे पमिस्ट लाइफ लाइन, जिंदगी की लकीर कहते हैं, इसे देखते हैं। ये लकीर एक 100 साल की उम्र के शख्स के बूढ़े के हाथ में भी होती है, और उस बच्चे के हाथ में भी ये लकीर होती है जो सिर्फ एक दिन बाद चल बसता है, बेचारा इस दुनिया से चला जाता है। दोनों के हाथ में अंगूठे के नीचे हथेली पर ये लकीर होती है। क्या तमाम जल्दी मर जाने वालों की ये लकीर बहुत छोटी होती है, या इनमें ये होनी ही नहीं चाहिए? हमने कई पामिस्ट्स की वीडियो देखी इस लकीर को समझने के लिए, और उन वीडियोस को ख़ास तौर पर देखा जो मिलियंस ऑफ टाइम देखी जा चुकी हैं। बहुत सी किताबों में भी इन 4 लाइंस और खुसूसन इसके बारे में पढ़ा, पुरानी और नई किताबों से देखा। लेकिन पामिस्ट्री को साइंस कहने वाला एक भी पामिस्ट सो कॉल्ड सोडो साइंटिस्ट कैटेगोरिकली नहीं बताता कि ज़िंदगी की इस लकीर की किस शक्ल और साइज़ का क्या मतलब होगा। क्या तमाम जल्दी मर जाने वाले बच्चों के हाथ में ये लकीर बहुत छोटी लाजमी होगी? ऐसी कोई बात वो नहीं बताता। ऐसा मतलब वो नहीं बताता जिसे हर जगह पर अप्लाई करके आप एक जैसा रिजल्ट ले सकें। मैं सिर्फ आपको चंद जुमले सुनाता हूँ इस लकीर के बारे में, कॉमनली पामिस्ट हजरात जो कहते हैं और किताबों में लिखते हैं, खुसूसन इस वीडियो में जो कि इंडियन ज्योतिषी की है और 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखी जा चुकी है। ये कहते हैं कि अगर आपकी जीवन रेखा, ये ज़िंदगी की लकीर छोटी है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जल्दी टपक जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से गैर मुतमईन हो सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में अपना कैरियर बार बार तब्दील करेंगे वगैरह। अब सोचें, कौन है जो अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल मुतमईन होता है, और कौन है जिसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते, मुख्तलिफ मराहल नहीं गुजरते। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अगर लाइफ लाइन लंबी है तो शायद ये बताएंगे कि ज़िंदगी अब यकीनन लंबी ही होगी, मगर ये इस पर भी कैटेगोरिकली नहीं बताते। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी की ये लकीर, जीवन रेखा लंबी है, यहाँ हाथ से शुरू होकर हथेली से होती हुई नीचे रिस्ट तक आती है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आप लंबी ज़िंदगी जिए, लेकिन ये 100% तय नहीं। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर में कई उतार चढ़ाव हैं, जगह जगह से कटी फटी है, तो उसका मतलब ये होगा कि आप ज़िंदगी में कई बार परेशान रहेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, तो आप इस बात पर परेशान रहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों नहीं। अब ऐसी सारी दीगर वीडियोस आप जितनी चाहे देखते जाएं, और सारी नई और पुरानी पामिस्ट्री की किताबें पढ़ते जाएं, आप गौर करेंगे कि ये तमाम इम्कानात वो हैं जो हर शख्स की ज़िंदगी में हर वक्त मौजूद रहते हैं, जो इस ज़िंदगी की लकीर के बारे में ये बताते हैं। परेशानियों और बीमारियों से किसको मफ़र है? कोई शख्स ऐसा दुनिया में नहीं है जिसे बीमारी या परेशानी या कारोबारी उतार चढ़ाव का, फाइनेंशियल मुश्किलात का सामना ना हो। दुनिया के अमीर तरीन लोगों को भी अपने फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए परेशानियों का सामना रहता है, चैलेंजेस का सामना रहता है। यही हाल दोस्तों पामिस्ट हजरात ने दूसरी अहम लकीर, इस लाइफ लाइन के बाद वाली जो दूसरी अहम तरीन लकीर है, हेडलाइन, उसका कर रखा है। यानी आपकी जैसी भी हेडलाइन हो, ये आपको बताते हैं कि आप सुपर हीरो ही हैं। मसलन ये चाइनीज़ पामिस्ट्री की एक वेबसाइट है जिसको बहुत देखा जाता है, इसको कोट किया जाता है। इसके मुताबिक अगर आपकी हेडलाइन लॉन्ग है, लंबी है आपकी हेडलाइन, दिमाग की लकीर, तो उसका मतलब ये है कि आप बहुत क्लियर हेडेड हैं, सोचने में बहुत अच्छे हैं। हाँ, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच में पढ़कर बाज़ औक़ात बंद गली में भी पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि अगर हेडलाइन छोटी हो, मीडियम हो, तो शायद ये कहें कि आप आधे अहमक हैं। लेकिन ये वेबसाइट कहती है पामिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की, कि अगर हेडलाइन मीडियम साइज़ की है, लंबी नहीं है, तो भी आप स्मार्ट हैं, बल्कि ब्रिलियंट थिंकर हैं, और कभी कभी तो आप लंबी हेडलाइन वालों से भी आगे निकल जाते हैं ज़हान। अच्छा, अब शायद आप फिर समझ रहे हो कि अगर हेडलाइन बहुत ही छोटी है तो यकीनन जिसकी छोटी है वो कोई पागल ही होगा, और अगर आपकी छोटी है तो आपको लगेगा शायद ये आपको भी पागल कहने वाले हैं, मगर नहीं।
पमिस्ट्री आपको यहाँ भी तसल्ली देती है और कहती है कि अगर आपकी हेडलाइन बहुत ही छोटी सी मुन्नी सी है तो आप सिस्टमैटिक थिंकर बहुत अच्छे हैं। आपका रिस्पॉन्स स्लो है, थोड़ा लेट आप रिस्पॉन्स करते हैं, मीडियम और लॉन्ग हेडलाइन वालों की तरह आप हाजिर जवाब नहीं हैं, मगर आप मीडियम और लॉन्ग हेडलाइन वालों की ऐसी तैसी कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजिक सिस्टमैटिक थिंकिंग से। कैसा है? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरी एक बात माने और एक तजुर्बा करें। आप किसी भी मासूम इंसान का दोस्त का हाथ पकड़ें, अगर वो आपको पकड़ने दे, और फिर उलट पलट कर हथेली की हेडलाइन को यूं गौर से देखें जैसे कुछ गलत छप गया हो कागज़ पर। फिर ये करें कि अगर उसकी हेडलाइन लंबी है तो उसे छोटी हेडलाइन वाली खसूसियात बता दें कि ये उसमें है। कहें कि तुम फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, स्लो रिस्पॉन्स देते हो, हाज़िर जवाब नहीं हो, लेकिन सिस्टमैटिक और स्ट्रेटजिक थिंकिंग में तुम सुपर हिट हो, तुम्हारी ये थिंकिंग बहुत अच्छी है। आप देखिएगा कि वो मान जाएगा। कौन ये सुनना चाहेगा कि वो तो हमेशा झक मारता है और वो स्ट्रेटजिक थिंकर नहीं है और वो हमेशा ही हाज़िर जवाब होता है, वो कभी भी स्लो रिस्पॉन्स नहीं करता। कोई ये नहीं मानेगा, ना वो ये मानेगा कि वो अहमक है। वो ये आपकी पमिस्ट्री के मुताबिक वो वाली खसूसियत खुद में मान लेगा जो उस लकीर के मुताबिक उसमें नहीं है। तो खैर, लाइफ लाइन और हेडलाइन के बाद दिल की और किस्मत की लकीरें हैं दो और जो सबसे अहम समझी जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन पर हमें अब वक्त ज़ाया इस वीलॉग में मज़ीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका हाल भी पहली दोनों लकीरों जैसा, सिलवटों जैसा ही है। इसमें भी इतनी रंग आमेज़ी और लाहौर की ज़ुबान में अगर कहें तो रंगबाजी हो चुकी है कि जो जितना चर्ब ज़ुबान है वो उतना ही अच्छा दस्त शनास और पामिस्ट भी है। अलबत्ता किस्मत की लकीर के साथ एक सितम ये कई हाथों में है कि कुछ लोगों की किस्मत में ये किस्मत की एक लकीर भी नहीं होती, क्योंकि कुछ बेबीज़, फीटसेस उस ख़ास मूवमेंट को उनके हाथ करते ही नहीं कि ये लकीर हथेली पर, ये सिलवट, ये क्रीज बन सके, ये दरमियान वाली जो रिस्ट से, कलाई से शुरू होकर ऊपर को जाती है। तो क्या इनमें जिनमें ये किस्मत की लकीर नहीं होती, उनकी किस्मत होती नहीं? सारी ज़िंदगी उन्हें गाड़ी के लिए पार्किंग स्पॉट मिलता ही नहीं, उनके आने पर हमेशा क्या बैंक बंद होते हैं, हमेशा लेट पहुंचते हैं? क्या वो हर कारोबार में हमेशा घाटा ही खाते हैं? ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता। पामिस्ट्स को चाहिए कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों के हाथों की लकीरें, जो कि आज देखना बहुत आसान है, सबकी किसी ना किसी वीडियो में उनके हाथ नज़र आते हैं, इन्हें देखें और एक डिज़ाइन इंसानों को बता दें कि आसान करें उन पर। अगर पामिस्ट्री साइंस है तो हमें यकीन है कि वो कोई एक लाइन, उसका कोई एक हिस्सा, कोई एंगल ज़रूर मालूम कर लेंगे जो तमाम अरब पतियों के हाथों में होता है। लेकिन आप जानते हैं कि ना ऐसा हुआ है आज तक, ना वो ऐसा करेंगे, क्योंकि एक भी एम्पिरिकल एविडेंस ऐसा प्रोड्यूस पामिस्ट्री नहीं कर सकी और ना कर सकती है। इसीलिए पामिस्ट्री एक फ्रॉड, एक सूडो साइंस है। यही वजह है कि ये दोनों, पामिस्ट्री भी और एस्ट्रोलॉजी भी, आज तक मैनेजमेंट सिस्टम में, दुनिया के किसी मैनेजमेंट सिस्टम में कोई जगह नहीं बना पाई। मौसमियाती साइंस, वेदर साइंसेज अभी पिछली सदी में ज़्यादा डेवलप हुई है कि बादल कब आएंगे, बारिश, तूफान, सुनामी वगैरह कब कहाँ होगा। और सिर्फ एक सदी के बाद ये सूरत हाल है कि आज की सारी एयरलाइंस और शिपिंग इसी के हिसाब से अपने शेड्यूल्स बनाती हैं और उनको तब्दील भी थोड़ा बहुत करती हैं। जबकि कभी किसी कंपनी ने अपने पायलट को, किसी जहाज़रान को उसके हाथ की हथेली देखकर मुंतखब नहीं किया। उसकी सिलेक्शन कभी भी पामिस्ट्री के असूल पर एक बार भी नहीं होती। पामिस्ट्री दोस्तों दरअसल कदीम दौर की वो लेगेसी है जो अब अपनी मंतक, लॉजिक तो कब की खो चुकी है, लेकिन ये एक सिविलाइजेशनल हैंगओवर के तौर पर जिंदा है, माजी की एक याद के तौर पर। क्योंकि 4000 साल से तो इसके बारे में बातें चली आ रही हैं। मिस्रियों ने, बाबलोनियनवा की तहजीबों ने इसके बारे में बात की और कदीम हिंदुस्तानी वेदों तक में पामिस्ट्री का जिक्र आया। बरसगीर में इस रवायत को तकरीबन 2000 साल पहले ऋषि समुद्रिक से जोड़ा जाता है, जिन्हें चेहरा शनासी, बॉडी लैंग्वेज और हाथों की लकीरों का माहिर कहा जाता था। ये फ़न शास्त्रों में भी लिखा गया और फिर मजहबी रवायात का यहाँ पर हिस्सा भी बन गया। मगर ये फ़न ही रहा, साइंस आज तक नहीं बन सका, क्योंकि साइंस ये है ही नहीं। सिविलाइजेशनल हैंगओवर के बाद इस सूडो साइंस के कायम रहने की दूसरी और बड़ी वजह यह है कि ये बहुत खूबसूरत नफ्सियाती फ्रेब देने में कामयाब हुआ है। मसलन पाकिस्तान, हिंदुस्तान में आप हर नाकाम इंसान को, अगर आपका वो प्यारा है, तो उसे ये कहकर मुतमईन कर सकते हैं कि तुम्हारे हाथ की रेखाएं बताती हैं कि तुम्हें टैलेंट तो बहुत है, बस थोड़ा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। इस वेग, बेमानी जुमले को हर किसी पर किसी भी एंगल से
लाखों बार हमारे इर्द गिर्द फिट किया जाता है और अच्छा लगता है उन्हें, और कहने वाले को उस शख्स की नाकामी के हकीकी तज्जिये की मुश्किल से भी जान छूट जाती है, उसको हकीकी गौर व फिक्र से वो बच जाता है और इस एक बात को कहकर आगे निकल जाता है, दोनों का भला हो जाता है। इस मरहले को, इस अमल को आम तौर पर बुर्नम इफ़ेक्ट कहते हैं। बुर्नम इफ़ेक्ट की तशरीह माहिर नफ्सियात यूँ करते हैं कि इंसान को अपने बारे में अच्छी-अच्छी खुशखबरियाँ, अच्छी-अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जब ये मुस्तक़बिल के बारे में हो और जब खूबियों के अंदाज़ में बताया जाए तब। मसलन आपने एक जुमला हर दूसरे शख्स से सुना होगा कि मैं कभी गुस्से में नहीं आता, लेकिन जब आता हूँ तो खुदा की पनाह। अब आप किसी का भी हाथ पकड़कर बड़े गौर से देखें और सोचने वाला मुँह बनाकर कहें कि आपके हाथ के मुताबिक आप बहुत ठंडी मीठी तबीयत के मालिक हैं, भले मानस इंसान हैं, अक्सर गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हद से गुजर जाए तो जितनी आग आपके मुंह से निकलती है और कोई नहीं निकाल सकता। ये जुमला सुनते ही वो कहेगा कि वाह, तुमने तो मेरी छुपी हुई खसूसियत पकड़ ली। ये बात तो वाकई कोई बेहतरीन पामिस्ट ही बता सकता है, तुम तो बहुत अच्छी हथेली पढ़ते हो। अब आप सामने वाले को बेसिकली जो कर रहे हैं ये बताकर आप उसे बुर्नम इफ़ेक्ट से इम्प्रेस कर रहे हैं। हालांकि ये एक ऐसी बात है जो हर दूसरे शख्स के लिए बिल्कुल ठीक है। ये आप किसी को भी कह सकते हैं, किसी बेचारे को भी और किसी उसीले शख्स को भी। अच्छा, आप आगे सुने, आजकल पामिस्ट ये कहते हैं कि आजकल तो हमें बहुत देखा जा रहा है, हमारी मांग बढ़ रही है, हमें ज़्यादा सर्च किया जाता है। मतलब हम जदीद दौर में भी ज़िंदा हैं, जदीद दौर के तकाज़े और जदीद माइंड हमें कबूल कर रहा है। लेकिन इसकी वजह इनके फ़न की सच्चाई हरगिज़ नहीं, बल्कि ऑनलाइन वर्टिकल वीडियोज़ हैं। आजकल टिकटॉक स्टाइल वीडियोज़ की भरमार की वजह से हर कोई अपने ज़ोडिक साइन और हाथ के लकीरों में खुशियाँ तलाश करता फिरता है तन्हाई में। लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रैक्टिकल यूज़, इसका अमली इस्तेमाल आज सिफ़र हो चुका है। जितना माज़ी में था उससे कई गुना पीछे जा चुका है, कहीं भी ऑफ़िशियल नहीं है। अभी 2 सदी पहले तक हर बादशाह के करीबी हलके में, उसकी फैमिली में और दरबारियों में दस्त शनासी का या सितारा शनासी का, इल्म नजूम का कोई ना कोई माहिर होता था, सो कॉल्ड माहिरीन होते थे। आज किसी डेमोक्रेसी में, किसी अमारत में, किसी बादशाहत में, किसी वन पार्टी सिस्टम में आपको ये महकमा नज़र आए तो ज़रूर बताइएगा। किसी हॉस्पिटल या लेबॉर्ट्री में या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म में एक भी दस्त शनास या एस्ट्रोलॉजिस्ट का आप महकमा दिखा दें, उसका ऑफिस दिखा दें, जो लोगों के हाथ देख कर बताता हो कि इसे किस फील्ड में भेजना चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कहीं कुछ सितारे देख कर बता रहा हो कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। एक भी एक्सपर्ट आपको इन जगह पर नहीं मिलेगा और किसी लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल में एक भी दस्त शनास नहीं मिलेगा जो टेस्ट हाथ से करके बताए, लकीरें देख कर के इस शख्स को क्या बीमारी है। यानी प्रैक्टिकल यूज़ सिफर है। हाँ, सर्चिंग में आप ज़्यादा हैं तो वो ज़ाहिर है लोगों को अच्छी बात सुनना अच्छा लगता है, और आजकल सर्च में है और सर्च बढ़ रही है, तो ज़ाहिर है पहले 100 साल पहले तो ये सर्च होती ही नहीं थी। आपको दोस्तों एक और टेस्ट देता हूँ। आपके गिर्द जो भी सबसे बड़ा पामिस्ट्री का दावेदार हो, जो ये समझता हो, कहता हो कि पामिस्ट्री एक साइंस है और आपका दोस्त हो, ज़रा उसे कहें कि वो सिर्फ किसी के हाथ का प्रिंट देख कर, बगैर उससे मिले, बगैर उसे देखे जाने, बगैर किसी तीसरे शख्स से उसकी डिटेल्स लिए, सिर्फ हाथ के प्रिंट की बुनियाद पर, हाथ की लकीरों की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर उसे अपना बिजनेस पार्टनर तो बनाकर दिखाए, अपना लाइफ पार्टनर तो ज़रा बनाकर दिखाए। ये छोड़िए, वो उसे अपने बिजनेस में कोई अच्छा ओहदा नहीं देगा सिर्फ हाथ का प्रिंट देखकर, क्योंकि वो खुद भी दिल से मुतमिन नहीं है अपने इस इल्म पर। वो भी हमारी तरह शायद यही समझता है कि ये सूडो साइंस ही है और वक्त गुजारी के लिए, कुछ देर के लिए जाने महफिल बनने की हद तक पामिस्ट्री को इस्तेमाल करना दुरुस्त है, इससे ज़्यादा नहीं। हकीकी फ़ैसले वो हथेली से नहीं, अगर उसने पार्टनर किसी को बनाना है तो उसकी हथेली नहीं, उसकी मंथली इनकम देखेगा, उसकी सलाहियतें देखेगा, उसका पास्ट देखेगा, उसका रिकॉर्ड देखेगा, फिर वो उसको अपने साथ शामिल करेगा बिजनेस में या लाइफ में। कोई हाथ देखकर मुस्तकबिल नहीं बता सकता, कोई बगैर जाने आपका माजी भी नहीं बता सकता। हाँ, लॉजिकल तरीका एक है कि आप किसी हद तक कुछ लोगों का मुस्तकबिल करीब बता सकते हैं, वो भी सरसरी सा। वो एक तरीका है, वो ऐसे कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले किसी इंसान को देखें जो सूरज की रोशनी के साथ उठता है और सोता है, आप उसे देखें तो आप उसकी रूटीन देख कर, उसका खाना पीना देख कर, अगर वो सेहतमंद खुराक खाता है तो आप कह सकते हैं कि ये आने वाले कुछ बरसों तक एक सेहतमंद इंसान रहेगा। इसी तरह अगर कोई अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करता है, मेहनत करता है और अपने प्रोफेशन के जदीद तकाज़ों पर खुद को अपडेट रखता है, तो कहा जा सकता है कि ये अपने प्रोफेशन में तरक्की करने वालों में से एक होगा।
اسی طرح کے کچھ اندازے اب محدود حد تک کسی کی روٹین دیکھ کر تو لگا سکتے ہیں، مگر ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر ہرگز نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہاتھ کی لکیریں آپ کی آرکیالوجی بایولوجی تو بتا سکتی ہیں، مگر آنے والے دنوں کا پتہ نہیں۔ پامسٹری بھی علم نجوم کی طرح ایک مردہ فن ہے، جسے سائنس یا علم کہنا بھی ایک غیر منطقی بات ہے۔ ہاں، پامسٹری کی روایت کو اگر کوئی زندہ رکھ سکتا ہے تو غالباً وہ سب سے بہتر اردو شاعری کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں ہاتھوں کی لکیریں ایک استعارہ ہیں۔ جیسے اختر شمار کا مشہور عام شعر ہے، زبان زد عام شعر ہے کہ اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں، اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں۔ بائی دا وے، کئی اچھے شاعروں نے اس روایت کا مذاق بھی اڑایا ہے اور اس کے الٹ بھی باتیں کی ہیں۔ مثلاً امیر قزلباش کا ایک شعر ہے کہ ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، یہ زخم گھر سے نکل کر دکھائی دیتا ہے۔ سنا ہے اب بھی میرے ہاتھ کی لکیروں میں، سنا ہے اب بھی میرے ہاتھ کی لکیروں میں نجومیوں کو مقدر دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، بہت دن گزرے، ہم نے سوڈو سائنس پر ایک شارٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں بہت سے مغالطوں پر اور پرانے علوم پر تفصیل سے بات ہوئی تھی، جنہیں آج بھی کچھ لوگ سادگی میں علم اور حکمت سمجھتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے سدھارتھ بدھا کی بایوگرافی کا پہلا حصہ، اور یہاں جانیے ایوولوشن کی کہانی۔